प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी गांव में 3 भाई रहते थे। उनके नाम थे आबिद, बिलाल और फराज। दोस्तों, वैसे तो तीनों में बड़ी मोहब्बत थी, मगर उनका छोटा भाई फराज, उसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बड़ा रहमदिल, मेहरबान और माफ करने वाला आदमी था। एक दिन बड़े भाइयों आबिद और बिलाल के दिल में आया कि करीब और दूर के मुल्कों में मालूमात हासिल करने के लिए हमें सफर करना चाहिए, ताकि हमारा तजर्बा भी बढ़े और आसपास के इलाकों में हमारी जान पहचान भी बढ़ जाए। दोस्तों, उन्होंने अपने छोटे भाई फराज से कहा, क्यों मियाँ फराज, क्या तुम एक लंबे सफर पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? हम चाहते हैं कि हम सारी जमीन का चक्कर लगाएं और यहाँ अपने गाँव में कुएं के मेंढक की तरह ना रहें, दुनिया घूमें, इधर उधर सैर करें और चल फिर कर जिंदगी के मजे लूटें, जिंदा रहने के तौर तरीके देखें, तरह तरह के परिंदे और हर तरह के मैदानों और पहाड़ों का नजारा अपनी आंखों से करें और लोगों की तबीयतों से वाकिफ हों कि वो अपने इलाकों में किस तरह रहते हैं और उनकी सकाफत क्या है, वो किस तरह के खाने खाते हैं। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? दोस्तों, फराज ने सोचकर कहा, आपके साथ सफर करने का ख्याल तो बहुत अच्छा है। यकीनन इस सफर से हमें बड़े तजुर्बात मिलेंगे, हमारी मालूमात में इजाफा भी होगा और ये भी मुमकिन है कि शायद हमें दौलत भी मिल जाए। मगर आप दोनों भाई मेरे बड़े हैं, इसलिए माफी मांग कर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आप मिजाज और तबीयत के बड़े सख्त हैं। आप में शिद्दत और संगदली हद से ज्यादा है। आप खतरों को सोचे समझे बगैर उनमें घुस जाते हैं। इसी वजह से मुझे सोचना पड़ता है कि मैं आपका साथ दूंगा तो अंदेशा है कि आप अपनी आदत के मुताबिक बर्ताव करेंगे, कमजोरों को दुख देंगे या ताकतवरों के साथ बदी से पेश आएंगे। इन बातों के नतीजे में हमें लोगों की दुश्मनियां मोल लेना पड़ेंगी और परदेश में मुसीबतों और आफतों में मुब्तला रहेंगे। दोस्तों, दोनों भाई जरा से शर्मिंदा हुए और अपने छोटे भाई की सच्ची बातों के कायल होने के बाद कहने लगे, वाकई छोटे, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमने तय कर लिया है कि आइंदा से हम कोई भी बात तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं करेंगे। जो तुम कहोगे हम उसी पर अमल करेंगे, इसलिए फिक्र ना करो, हमारे साथ चलो। दोस्तों, इस तरह उन तीनों भाइयों में ये समझौता तय पा गया और फराज ने इस शर्त पर उनकी बात मान ली कि वो अपना वादा याद रखेंगे। चुनाचे अब तीनों भाइयों ने सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, तीनों भाई चींटियों के पहाड़ पर जा पहुँचे तो आबिद बोला, कितने ताज्जुब की बात है कि इतनी छोटी और नन्ही चींटियां भी इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देने की ताकत रखती हैं। तो बिलाल कहने लगा, आओ भाई, हम ये पहाड़ तोड़ दें और अपनी आंखों से देखें कि चींटियों के छत्ते में अंडे हैं या नहीं, और ये भी देखें कि ये चींटियां अपने बिल कैसे बनाती हैं और किस तरह से इन छतों को तैयार करती हैं और किस तरह ये अपनी खुराक का जखीरा करती हैं और ये खुराक अपने बच्चों को भी खिलाती हैं। दोस्तों, फिराज कहने लगा कि भाई जान, इस नन्ही सी मखलूक को सताने और इनके बनाए हुए बिल को डालने का क्या मकसद है? मैं आपको इन बातों से मना करता हूँ, ये इन बिचारियों के साथ ज्यादती होगी, ये काम हरगिज न करो। दोस्तों, दोनों भाइयों ने फराज का कहना मान लिया और वो फिर से चलने लगे। उसके बाद ये तीनों भाई एक झील पर पहुँचे जिसमें एक बतख तैर रही थी। उन्हें ये मंजर बड़ा पसंद आया और वो इससे लुत्फ अंदोज होने लगे। मगर बिलाल ने पांचे चढ़ाए और बतख को पकड़ने की तैयारी करने लगा। आबिद ने भी इस ख्याल से दिलचस्पी ली और बतख को ज़िबा करने के इरादे से उसने अपनी जेब से छुरी निकाल ली। दोस्तों, फिराज को उनका ये अमल भी पसंद नहीं आया और वो बोला, खबरदार भाईजान, इन भोले बाले और हंसते खेलते परिंदों को ना सताना, ना इनकी ऐश में खलल डालना। दोस्तों, दोनों भाइयों ने दोबारा से अपने छोटे भाई फराज की बात मान ली और इस तरह वो आगे बढ़ गए।
اب چلتے چلتے ایک بہت بڑا درخت آیا۔ اس درخت کے اوپر شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا بنایا ہوا تھا۔ دوستو چھتے میں شہد بھرا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بلال کہنے لگا، عابد میاں دیکھتے ہو درخت کے تنے پر کتنا شہد ہے؟ تو عابد بولا، آؤ درخت پر چڑھ جائیں اور مکھیوں کو بھگا کر ان کا چھتا توڑ لیں اور یہ سارا شہد حاصل کر لیں۔ دوستو فراز نے جب یہ بات سنی تو اسے پھر غصہ آیا اور اس نے کہا کہ خدا کی مخلوق کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ بے زبان مخلوق کو تنگ کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ دوستو دونوں بھائی منہ بسوڑتے ہوئے فراز کی یہ تجویز بھی مان گئے اور چھتا توڑنے سے باز آ گئے۔ اس طرح وہ آگے روانہ ہو گئے۔ اب تینوں بھائی چلتے چلتے ایک بہت بڑے لمبے اور مضبوط قلعے تک آ پہنچے، جس میں بہت سارے کمرے اور بڑے بڑے ہال بنے ہوئے تھے۔ مگر قلعے میں ایک عجیب بات تھی کہ وہاں پر زندگی کا بالکل بھی اثر نہیں تھا۔ اس قلعے میں ہر طرف مورتیاں اور مجسمے پڑے ہوئے تھے۔ جو مجسمے کھڑے تھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی انسان کھڑا ہوا سو رہا ہو۔ یہ مجسمے سپاہیوں، ان کے گھوڑوں اور خادموں کے لگ رہے تھے، اور جو بھی انہیں دور سے دیکھتا اسے یہ خیال گزرتا تھا کہ شاید یہ زندہ انسان کھڑے ہیں۔ مگر جب کوئی بھی ان کے پاس جاتا تو وہ پتھر کی مورتیاں نظر آتی تھیں۔ لیکن دوستو حیرت کی بات یہ تھی، ان پتھر کی مورتیوں نے انسانی لباس پہنے ہوئے تھے اور گھوڑے بھی دیکھنے میں بالکل اصلی لگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان تینوں بھائیوں نے سمجھ لیا کہ شاید اس قلعے پر جادو کیا گیا ہے، اور جادو کے زور سے قلعے کے سب لوگ اور جانور پتھر کے بن گئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مجسمے نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی کوئی حرکت کرتے ہیں۔ دوستو بلال کہنے لگا، یہ ایک چھوٹا سا قلعہ ہے، اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس قلعے پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اس قلعے کی چیزوں کے مالک بن جائیں گے، اور ہمیں کوئی روکے گا بھی نہیں، کیونکہ یہاں آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم مزے سے اس قلعے میں رہ کر امیروں والی زندگی گزاریں گے۔ عابد بولا، تمہاری رائے ٹھیک ہے، ہم جلد ہی اس کے مالک بن جائیں گے اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیں گے، اور ان پتھر کی مورتیوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیں گے۔ مگر چھوٹا بھائی فراز کہنے لگا، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں اس قلعے کا راز معلوم کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس قلعے پر جادو کس نے کیا ہے، اور یہ گھوڑے اور سارے لوگ پتھر کی مورتیاں کیسے بن گئے ہیں۔ اور اس طرح سے قلعے پر قبضہ کرنا شریف آدمیوں کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کے مالک سے ناجائز طریقے سے اس کی چیز کو چھین لیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ذرا قلعے میں چل پھر کر معلوم کریں کہ آخر اس کا راز کیا ہے، اور جا کر دیکھیں کہ شاید کوئی انسان زندہ بچا ہے کیا۔ دوستو دونوں بھائی اپنے چھوٹے بھائی فراز کے مشورے سے متفق ہو گئے، اور اس کے بعد سب مل کر قلعے کے کمروں کا باری باری جائزہ لینے لگے۔ کافی دیر کے بعد انہیں وہاں پر کچھ نہیں نظر آیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہاں تک کہ انہیں ایک بند کوٹھڑی ملی۔ انہوں نے کوٹھڑی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر انہیں کامیابی نہیں ملی۔ دوستو عابد اس کوٹھڑی کے دروازے کے سوراخ سے جھانکنے لگا۔ اس نے اندر دیکھا کہ ایک ٹھینگا اور بڑا آدمی جو چھوٹے بچے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، وہ کوٹھڑی میں ایک کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ آدمی حرکت کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی پتھر کی مورت نہیں ہے بلکہ زندہ آدمی ہے۔ اس طرح عابد نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر بیٹھے آدمی نے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی۔ اس نے اپنے بھائی بلال کو اشارہ کیا اور اسے کہا کہ بھائی اس سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھو، وہ سامنے ایک آدمی بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ دوستو جب بلال نے بھی دیکھا تو اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، مگر آگے سے اس اندر والے آدمی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو بلال نے فراز کو اشارہ کیا، اس نے بھی جھک کر دیکھا اور اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا،
لیکن इस मर्तबा वो आदमी कुर्सी से उठ बैठा और उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोला। जब वो आदमी अंदर चला गया तो ये तीनों भाई भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। आखिर वो इस मेज पर जा पहुंचे जिसके पास पहले से वो आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने मेज पर खाना, मशरूब, फल और मिठाई रखी हुई देखी। वो शख्स मेज के पास बैठा था तो ये तीनों भाई भी वहीं बैठ गए। सबने पेट भरकर खाना खाया। ये सब कुछ होता रहा मगर वो आदमी बिल्कुल खामोश था। ये लोग भी बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। ना वो कुछ बोलता था और ना ये तीनों भाई कोई बात करते थे। जब ये सब लोग खाना खाने से फारग हुए तो वो आदमी उठा। ये लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। दोस्तों, वो आदमी इन तीनों भाइयों को एक साफ सुथरे सजे हुए सोने के कमरे में ले गया और तीनों भाइयों को अलग अलग कमरे में बड़े बड़े बिस्तरों पर लिटा दिया गया और वो सारी रात मजे से सोते रहे। जब सुबह हुई तो वही आदमी नाश्ते की मेज पर उन्हें अपने साथ लेकर आया। नाश्ता कराने के बाद उसने आबिद को इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। दोस्तों, वो उसके साथ साथ संगे मरमर की एक तख्ती के करीब पहुंचे जो कमरे की दीवार पर लगी हुई थी और उस पर एक इबारत लिखी थी कि किले को जादू के असर से आजाद कराने के लिए ये 3 काम करना बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले बाग की घास के नीचे मोतियों के 1000 दाने तलाश करने हैं जो सोने से पहले शहजादी के हार में से गिर गए थे। जिस शख्स को उन्हें तलाश करते करते दिन खत्म हो जाए और मोती ना मिले तो वो आदमी पत्थर का बन जाता है। आबिद जल्दी जल्दी से भागा, बाग में चला गया और वो 1000 मोतियों को तलाश करने लगा। वो सिर्फ 100 मोती तलाश कर सका कि दिन खत्म हो गया। और दोस्तों, इस तरह आबिद अपनी जगह पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया। अगले दिन बिलाल को लालच ने सताया कि किले से जादू का असर दूर करने के लिए मैं भी शहजादी के मोती ढूंढ कर लाऊंगा। इसलिए वो भी बाग में चला गया। दोस्तों, बाग में बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी और उस घास में मोती बिखरे पड़े थे। लेकिन उस मोतियों को तलाश करना कोई आसान काम नहीं था। उस बेचारे ने भी बड़ी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसको सिर्फ 50 मोती ही मिल सके। इस तरह जब दिन खत्म हुआ तो बिलाल भी अपने बड़े भाई की तरह पत्थर की मूर्ति बन गया। दोनों भाइयों पर जो गुजरी थी फराज ने उसका बड़ा असर लिया, लेकिन उस बेचारे ने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे दिन वो खुद नीचे उतरा ताकि अपने भाइयों को रहा कराने के लिए बाग से 1000 मोती तलाश करे। दोस्तों, फराज ने बाग में पहुंचते ही जल्दी जल्दी से मोती ढूंढना शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी काम करने के बावजूद भी दोपहर तक फराज भी सिर्फ 50 मोती तलाश कर सका। मायूसी से उस बेचारे का दिल टूटने लगा। 2 भाइयों का अंजाम उसके सामने था और वो बड़ा डर रहा था कि मेरा भी शायद यही अंजाम होगा। वो बेचारा बाग की एक चट्टान पर बैठ गया और अपने भाइयों की किस्मत को रोने लगा। दोस्तों, इस तरह से बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे मालूम हुआ जैसे उसके पीछे से कोई चीज रेंग रही हो। उसने गौर से देखा तो वो क्या देखता है कि एक चूंटी है। उसने चूंटी को ये कहते सुना कि फराज, गम न करो, सूरज डूबने से पहले शहजादी के हार के तमाम 1000 मोती तुम्हारे हाथ में होंगे। मैं चूंटियों की मलका हूँ। तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया था और इसलिए मैं तुम्हारे एहसान का बदला देना चाहती हूँ। दोस्तों, उसी लम्हे हजारों चूंटियां घास के नीचे घुस गईं और हार के मोती तलाश करने लगीं। 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि 1000 मोती फराज के सामने जगमगा रहे थे। फराज ने खुश होकर उन मोतियों को इकट्ठा किया और उस आदमी के पास ले गया। उस आदमी ने फराज को इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। दोस्तों, फराज उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोस्तों, वो दोनों एक जगह पहुँचे जहाँ पर ये इबारत लिखी हुई थी कि पहली शर्त तो पूरी कर ली है। दूसरी शर्त ये है कि शहजादी के कमरे की कुंजी झील की गहराई में है, उसे वहाँ जाकर तलाश किया जाए। अगर 2 दिन तक ये कुंजी ना मिली
तो फराज भी पत्थर का बन जाएगा। दोस्तों अगले दिन ही बेचारा फराज जल्दी जल्दी झील की तरफ रवाना हो गया। किनारे पर पहुंचते ही उसे दुश्वारी का एहसास होने लगा। उसने देखा कि झील बहुत चौड़ी है और इतनी बड़ी है कि उसके दूसरे सिरे तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। फराज की आंखों में आंसू आ गए और शाम भी सर पर थी। वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया। इस मर्तबा भी एक आवाज ने उसकी हिम्मत बंधाई। उसने देखा कि पानी में एक बतख चलती हुई उसके पास आ रही थी और कहने लगी, शहजादे फराज गम न करो, सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो कुंजी तुम्हारे हाथ में होगी। मैं बतखों की मलका हूँ। तुमने हम पर एहसान किया था और मैं उस एहसान का बदला चुकाने आई हूँ। दोस्तों फराज को थोड़ा इत्मीनान हो गया। उसी वक्त उसने देखा कि 1000 बतखें कुंजी को तलाश करने के लिए झील में डुबकियां लगा रही थीं और थोड़ी ही देर में एक बतख अपनी चोंच में एक कुंजी लिए हुए नजर आई। साहल पर जहां फराज खड़ा था उसने कुंजी वहां लाकर रख दी। अब वही बूढ़ा आदमी फिर आया और फराज के सामने अदब से सर झुकाकर बोला कि आप मेरे पीछे पीछे चलिए। दोस्तों फराज ने फिर ऐसा ही किया। जब वो एक जगह पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर तीसरी तख्ती नजर आई जिस पर लिखा हुआ था कि तीसरी शर्त ये है कि तीनों सोई हुई शहजादियों के चेहरे गौर से देखो और देखकर पहचानो उनमें सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत पाँव किसके हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी है उसने सोने से पहले हलवे का एक टुकड़ा खाया था। उनमें से जो शहजादी मंजली है उसने शक्कर का एक टुकड़ा खाया है। जो सबसे छोटी और खूबसूरत है उसने शहद खाया था। अगर तुमने तीनों बहनों के दरमियान में से छोटी शहजादी को पहचान लिया तो तुम कामयाब हो जाओगे, और अगर तुमने गलत शहजादी को चुना तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। दोस्तों फिराज बेचारा सोई हुई शहजादियों के पास चला गया और हैरानी की बात ये थी कि तीनों शहजादियों की शक्लें आपस में मिलती जुलती थीं, यानी वो तीनों जुड़वा बहनें थीं। और सोते हुए उन तीनों के सुनहरी बाल उनके चेहरों पर बिखरे पड़े थे। उन तीनों में से छोटी शहजादी को पहचानना बड़ा मुश्किल काम था। वो सब एक जैसी ही नजर आ रही थीं। अभी शहजादा फराज इसी सोच में गुम था कि मैं इनमें से छोटी शहजादी को कैसे पहचानूंगा कि उसके कानों के करीब से मक्खियों के बिनबनाने की आवाज आई। दोस्तों ये एक शहद की मक्खी थी। शहद की मक्खी शहजादे फराज के करीब आई और कहने लगी, फराज दिल छोटा ना करो, मैं शहद की मक्खियों की मलका हूँ। याद करो तुमने हम पर एहसान किया था और मैं उसी एहसान का बदला चुकाने आई हूँ। दोस्तों वो कहकर वो मक्खी उड़ गई और सोती हुई शहजादियों के मुंह पर बारी बारी से बैठी, और सूंघने के बाद जिस शहजादी ने शहद खाया था उसके होंठों की खुशबू से उसने उसे पहचान लिया। इस तरह फराज ने सबसे छोटी शहजादी को भी पहचान लिया और इस तरह तीनों शर्तें पूरी हो गईं। दोस्तों जादू टूट गया। किला जादू के असर से आजाद हो गया। सोई हुई शहजादियां भी जाग उठी थीं और सारे लोग जो मूर्तियां और पत्थर बन चुके थे उनमें भी जान आ गई थी। वो किला जो कुछ देर पहले बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा था अब उसमें चहल पहल नजर आ रही थी। जानदार और इंसान इधर उधर भाग रहे थे। दोस्तों आबिद और बिलाल भी जादू के जोर से रिहा हो गए थे। दोस्तों उस बूढ़े आदमी ने छोटी शहजादी को अदब से सलाम किया और फराज की तरफ इशारा करते हुए बोला कि किले की मलका साहिबा, ये बहादुर और शरीफ नौजवान की बरकत है कि किले को जादू की मुसीबत से निजात मिली है और इस किले में रहने वालों ने दोबारा से जिंदगी पाई है और हमारी इस मुसीबत से जान छूटी है। और हमारा ख्याल यही है कि इस आदमी को किले का बादशाह बनाना चाहिए। हम सब इसके खैरख्वाह और वफादार रहेंगे। तो फराज कहने लगा, शहजादी साहिबा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो शहजादी बोली, ए दानिशमंद आदमी, मुझे शादी की खुशी तो तब होगी जब मेरी दोनों बहनें भी इस रिश्ते को पसंद करेंगी। दोस्तों उन दोनों बहनों ने फराज को पसंद कर लिया क्योंकि फराज ने उनके किले को दोबारा से जान बख्शी थी और उन्हें जादूगर से निजात दिलाई थी। इस तरह फराज की शादी
छोटी शहजादी से हो गई और बाद में फराज उस मुल्क का बादशाह बन गया और इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।